नमस्कार साथियों, मैं नीरज कांति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एनके ग्लोबल एजुकेशन पर। साथियों, आज है तारीख 8 जून 2026 और आज की डेट में हम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, लाइव मिंट में छपने वाले उन प्रमुख आर्टिकल्स को देखने वाले हैं जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट होगा। साथियों, यह वीडियो यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। साथियों, अभी जो स्ट्रीमिंग है वो कुछ समय के लिए टेक्निकल इशू की वजह से रुक गई थी, तो हमने यहाँ पर दोबारा से स्ट्रीमिंग चालू की है। तो आप ध्यान रखिएगा कि अभी कोई क्या है, कमेंट करके बता सकते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं है, ना ही वॉइस में और ना ही क्या बोलते हैं वीडियो में। ठीक है, तो इसी के साथ दोबारा से स्टार्ट करते हैं शुरू से। पहला जो आर्टिकल हम यहाँ पर देखने वाले हैं आईसीएमआर से संबंधित है। बेसिकली यह इंडिया के अंदर मेडिकल रिसर्च के अंदर काम करने वाली एक प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट है, जो कि क्या है, भारत की आज़ादी से भी पहले 1911 के आसपास बनाई गई थी। बाद में इसका नाम आईसीएमआर रखा गया। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि अब ये जो आईसीएमआर है वो क्या है, नए नए क्षेत्रों में रिसर्च के अलावा अब काम करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा रहा है। पहले क्या होता था कि मेडिकल क्षेत्र में ही इसका जो बेसिक काम है वो हमें देखने को मिलता था, लेकिन जब आज के समय में हम देख रहे हैं बदलती हुई परिस्थितियों के अंदर जो हमारे मेडिकल फील्ड है उसकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जा रही है, और इसी वजह से आईसीएमआर अब कह रहा है कि अब हम क्या है, पब्लिक हेल्थ इनोवेशन के अंदर भी काम करने वाले हैं और पब्लिक सपोर्ट इंस्टीट्यूशन के रूप में भी काम करने वाले हैं, और इंटीग्रेटिंग रिसर्च और टेक्नोलॉजी के फील्ड में हम काम करेंगे, डाटा सिस्टम के रूप में हम काम करेंगे, और हेल्थ केयर डिलीवरी के रूप में भी क्या है, आईसीएमआर का अब जो आप फ्यूचर है वो देखने वाले हैं। इसी के साथ साथ आईसीएमआर ने अब क्या किया है कि बहुत सारे नए नए रीजनल सेंटर्स को भी इस्टेब्लिश्ड किया है ताकि वो और अच्छे से पूरे पैन इंडिया पर काम कर सके। तो इससे क्या है, इंडिया के अंदर एक प्रकार से हेल्थ सेक्टर है उसको उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आपको नजर आएगी। इसी के साथ हम यहाँ पर ये बेसिकली पहला आर्टिकल हम डिटेल में अभी बात करेंगे। इसी के साथ जो दूसरा आर्टिकल है वो हमें देखने को मिलता है कि इस प्रकार से है कि एंशियंट इंडिया का एक फोसिल प्राप्त हुआ है जिसके दांतों के बीच से हमें कुछ प्रोटीन मिले हैं, और ये पूरा का पूरा जो फोसिल है वो 1.2 मिलियन साल पुराना हमें नजर आ रहा है। टर्की से ये पूरी की पूरी जो खोज है वो होती हुई हमें नजर आ रही है। इसी के साथ साथ हमारा जो अगला आर्टिकल है वो इंडिया और रशिया ऑयल के डील से संबंधित है, जहां पर हम देख रहे हैं कि 38% राइस देखने को मिल रहा है इंडिया और रशिया के बीच में ट्रेड ऑयल को लेकर। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर जो अगला आर्टिकल है वो आप देख सकते हो, इंडिया और वेनेजुएला के बीच में कुछ टॉक हुए हैं, कुछ डिप्लोमेटिक टाई हुई हैं, उनको हम यहाँ पर डिटेल में इस आर्टिकल के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देख लिया क्या क्या चीज़ों को हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो आईसीएमआर है वो बेसिकली है क्या। तो हम देखते हैं सबसे पहले इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन के नाम से 1911 में इसको इस्टेब्लिश्ड किया गया था। फिर बाद में जब भारत आज़ाद होता है तो 1949 में क्या होता है, इसका नाम बदल के इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च कर दिया गया, यानी आज का जो नाम है आईसीएमआर। अब ये जो आईसीएमआर है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आती है। तो मिनिस्ट्री आपको जरूर ध्यान रखनी है और इसकी स्थापना ईयर आपको जरूर ध्यान में रखना है। इसी के साथ इसका हेडक्वार्टर हमें दिल्ली के अंदर देखने को मिलता है, और इसका जो प्रमुख रूप से रोल हुआ करता है वो हमें देखने को मिलता है या काम हुआ करता है वो बायोमेडिकल रिसर्च करना। इसी के साथ पब्लिक हेल्थ के अंदर रिसर्च करना, जो डिजीज फैल रही हैं इंडिया के अंदर उनको सर्विलांस करना, मेडिकल के क्षेत्र में इनोवेशन करना, नई नई दवाइयों और इंजेक्शंस का खोज करना। इसी के साथ साथ हेल्थ पॉलिसी सपोर्ट करना, यानी इंडिया के अंदर किस प्रकार से हेल्थ पॉलिसी हो इसके लिए गवर्नमेंट को ये सजेशन भी प्रदान करती हैं, रिसर्च भी करती हैं। इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर देखा कि वाई इज एमसीआर बीइंग रीस्ट्रक्चर्ड। अब यहाँ पर बात करते हैं, मैंने अभी बात किया था आपसे कि जो आईसीएमआर है वो अपने आप को रीस्ट्रक्चर कर रहा है, नए नए सेंटर खोल रहा है। नए सेंटर को खोलने के साथ साथ ही वो नए नए एरिया में भी अपना हाथ आजमा रहा है। जैसे कि
इसका प्रमुख कारण अगर हम यहाँ पर देखें तो नज़र आता है कि कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान हमें यहाँ पर नज़र आया कि जो हमारा रिसर्च का फील्ड है और दूसरी तरफ जो हमारी मेडिकल फैसिलिटी है, उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप नज़र आया। ठीक है, हमारे पास मेडिसिन बहुत सारी है, रिसर्च हम बहुत कर रहे हैं, लेकिन उस मेडिसन को हम क्या है प्रोड्यूस बहुत कम पैमाने पर कर रहे हैं। और या फिर हेल्थ केयर के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर हम डेवलपमेंट पर ज़्यादा जोर नहीं दे रहे हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आईसीएमआर का ये कदम हमें देखने को मिलता है। इसकी वजह से क्या है, डिजीज सर्विलांस किया जाएगा, डायग्नोस्टिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको डेवलप किया जाएगा, इसी के साथ पब्लिक हेल्थ प्रिपेयर्डनेस तैयार किया जाएगा और रिसर्च किया जाएगा पॉलिसी ट्रांसलेशन के अंदर। इसी के साथ हेल्थ केयर डाटा इंटीग्रेशन को भी यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। तो इन सभी चीज़ों के अंदर हमें कोविड-19 के दौरान क्या है कमी देखने को मिली। इसी वजह से क्या है ये पूरा कदम हमें अभी आईसीएमआर की तरफ से नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि आईसीएमआर का अब के समय बेसिक उद्देश्य है कि वह रिसर्च की जगह एक्शनेबल पब्लिक हेल्थ सॉल्यूशन की तरफ वो आगे बढ़ना चाहता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि आईसीएमआर के अंदर अब मेजर रिफॉर्म क्या क्या किए जा रहे हैं। तो पहला रिफॉर्म आप यहाँ पर देख सकते हो कि डिजीज सेंट्रिक टू पब्लिक हेल्थ सेंट्रिक यहाँ पर रिसर्च की जाएगी। अब हम यहाँ पर डिजीज के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, बल्कि ये फोकस करेंगे कि पब्लिक लेवल पे कौन सी डिजीज ज़्यादा प्रोमिनेंट है, किससे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, उसके बिहाफ पर फिर हम क्या करेंगे रिसर्च को कंडक्ट करेंगे, ताकि जो समस्या हमारे सामने पहले है उन समस्या को हम जल्दी से जल्दी निवारण कर सकें। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है कि पहले के टाइम पर ये जो इंस्टीट्यूट है वो कुछ स्पेसिफिक डिजीज के ऊपर ही फोकस किया करती थी, लेकिन अब हम क्या है पॉपुलेशन हेल्थ, इसी के साथ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सिस्टम और हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग के ऊपर फोकस करेंगे, कम्युनिटी लेवल इंटरवेंशन के ऊपर और पब्लिक हेल्थ आउटकम, इन सभी के ऊपर क्या है फोकस करेंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पर नज़र आता है कि ये जो पूरा रिसर्च इकोसिस्टम है उसको और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए, डेवलप करने के लिए ये कदम देखने को मिल रहा है, जहाँ पर न्यू रिसर्च इंस्टीट्यूट का गठन किया गया है। बहुत सारे नए नए सेंटर का यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है। स्पेशली हम यहाँ पर देखें नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर, तो वहाँ पे भी क्या है ये अपने सेंटर को खोल रहा है, ताकि क्या है जो इंस्टीट्यूशन है उसका डिसेंट्रलाइजेशन कर सके। अब देखो इसका सेंटर आप सिर्फ दिल्ली के अंदर बना के रखोगे तो दिल्ली के आसपास जो क्षेत्र है वहीं तक इसकी जो सुविधाएं हैं वो सीमित रह जाएंगी। इसी वजह से ये अपने इंस्टीट्यूशन को क्या करना चाहता है, डिसेंट्रलाइज करना चाहता है, ताकि जो सोसाइटी है उसके अंदर एक लार्जर लेवल पर क्या है इसका जो यूटिलाइजेशन है वह देख सके, और लोकल लेवल पर जो डिजीज फैल रही हैं या लोकल लेवल पे जो किसी डिजीज का सॉल्यूशन अवेलेबल है उसके बाद उसका जो डाटा है वह कलेक्ट कर सके। इसी के साथ साथ रीजन स्पेसिफिक डिजीज स्टडी के ऊपर भी यहाँ पर फोकस किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये पढ़ रहे हैं कि क्या क्या यहाँ पर रिफॉर्म आ रहा है, ठीक है, इकोसिस्टम के अंदर और बाकी चीजों के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मेजर रिफॉर्म, तो शिफ्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं पब्लिक हेल्थ केयर रिसर्च के अंदर। इसी के साथ दूसरा शिफ्ट क्या है कि इकोसिस्टम बनाया जा रहा है, न्यू इंस्टीट्यूशंस बनाए जा रहे हैं। तीसरा हमें नजर आ रहा है कि जो डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी है उन सभी का इंटीग्रेशन भी हम यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख रहे हो कि बहुत सारी जो दवाइयाँ हैं उन सभी का निर्माण करने के लिए, उनके फॉर्मूलाज को और बाकी चीज़ों को स्टडी के लिए क्या है हम एआई टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। इसी के साथ साथ डिजीज प्रिडिक्शन और इसी के साथ डायग्नोस्टिक, ड्रग डिलीवरी, हेल्थ मॉनिटरिंग, इन सभी के लिए क्या है अब जो एआई सिस्टम्स हैं उनका इंटीग्रेशन लगातार किया जा रहा है। इसी के साथ साथ बिग डाटा, रियल टाइम एनालिटिक, इन सभी के ऊपर फोकस किया जाएगा, ताकि जो एपिडेमोलॉजिकल मॉडलिंग है उसको हम और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, मान लीजिए आपातकालीन परिस्थितियां हो रही है, तो उस परिस्थितियों में क्या है हम अपना जो एक प्रकार से चिकित्सा व्यवस्था है उसको ज़्यादा अच्छे से नीचे तक पहुंचा सके। इसी के साथ साथ डिसीजन मेकिंग, अर्ली वार्निंग सिस्टम, ये सारी चीज़ों को करने के लिए अब क्या है हमें बड़े पैमाने पर डाटा की ज़रूरत है, और इसी डाटा को कलेक्ट करने का काम यहाँ पर आईसीएमआर करने वाली है।
इसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात करते हैं आगे जीनोमिक स्टडी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जीनोमिक स्टडी के ऊपर भी फोकस किया जा रहा है, जैसे कि जीनोम सीक्वेंसिंग के ऊपर, यानी एक इंडिविजुअल है या फिर कोई फोसिल है, उसके डीएनए को लेना और डीएनए को लेने के बाद जो उसके जीन्स हैं, जीन की स्टडी करना, उसी को ही बोला जाता है जीनोम सीक्वेंसिंग। ठीक है, इसी के साथ साथ पैथोजन सर्विलांस, इसी के साथ प्रिसीजन मेडिसिन और यहाँ पर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस, ये बेसिकली क्या है, कुछ प्रमुख उद्देश्य है जीनोमिक स्टडी का। इसी के साथ साथ अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पोर्शन में बात करते हैं कि यहाँ पर जो आईसीएमआर है उसकी रिसर्च प्रायोरिटी क्या होने वाली है इन फ्यूचर में। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो न्यूट्रिशंस हैं उनके ऊपर अब फोकस किया जाएगा। ठीक है, जैसे माल न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी और मैटरनल न्यूट्रिशन, इन सभी के ऊपर क्या है अब रिसर्च किया जाएगा, उनको फोकस करके काम किया जाएगा। इसी के साथ साथ मेंटल हेल्थ और चाइल्ड हेल्थ, इसी के साथ साथ मेंटल हेल्थ बेसिकली क्या है, इसके अंदर कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम को यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। इसी के साथ साथ ये आप प्रिवेंशन देख सकते हो इस पर्टिकुलर चीज से। ठीक है, यूट्यूब की कुछ गाइडलाइंस होती हैं, इस वजह से इस प्रकार के शब्दों का क्या है लेना उचित नहीं है। इस वजह से यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको कि इस प्रकार का जो सिस्टम है या फिर घटनाएं हैं उनको रोकने के लिए भी क्या है आप यहाँ पर आईसीएमआर का एक प्रकार से कार्य इस क्षेत्र में देख सकते हो। इसी के साथ साथ इमरजेंसी केयर जैसे ट्रॉमा सिस्टम, क्रिटिकल केयर और इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम, बेसिकली इन सभी के अंदर होगा काम आगे के समय में। इसी के साथ साथ पहले के टाइम पे हमें क्या देखने को मिलता था कि अर्बन एरिया और रूरल एरिया के अंदर बेसिकली जो एक प्रकार से हेल्थ केयर का गैप है वो बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पर हुआ करता था। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर आईसीएमआर क्या करेगी, टेलीमेडिसिन के माध्यम से, एआई असिस्टेंट डायग्नोसिस के माध्यम से, रिमोट मॉनिटरिंग के माध्यम से और डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्या करेगी, जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां तक भी अपनी जितनी भी सुविधाएं हैं उनका प्रसार करने वाली है। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर हम देखते हैं कि इस प्रकार हमें नजर आता है कि बेसिकली इनोवेशन के क्षेत्र में जो इंडिया है वो बहुत हद तक आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर हमें कुछ इनोवेशन के यहाँ पर फील्ड भी नजर आते हैं, जैसे कि आईसीएमआर ने बहुत सारे काम पहले ही कर रखे हैं, या फिर इंडिया के कुछ टारगेट आपको इस प्रकार से नजर आते हैं कि एचपीवी जो वैक्सीनेशन है वो हम इंडिया में बड़े लेवल पर कर रहे हैं, ताकि जो सर्वाइकल कैंसर है उसको क्या है हम प्रिवेंट कर सके। तो ध्यान रखिएगा, एचपीवी वैक्सीन क्या किया जा रहा है, बेसिकली जो महिलाएं हैं उनको, महिलाएं इन द सेंस बेसिकली 16 से 18 साल या फिर क्या बोलते हैं 30 से 35 साल तक की जो महिलाएं हैं उनमें सर्वाइकल जो कैंसर होता है उनका खतरा बहुत बड़े पैमाने पर नजर आता है। तो इसी वजह से क्या है जो इनके लिए स्पेशल प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है एचपीवी वैक्सीनेशन ड्राइव के अंतर्गत, ताकि इस चीज से हम क्या है बच सके। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ट्यूबरक्लोसिस जो है यानी टीबी है, उसके कंट्रोल करने के लिए हमने टारगेट लिया हुआ है 2025 से लेकर 2030 में हम टीबी को क्या है भारत से हटा देंगे। इसके लिए बेटर डायग्नोस सिस्टम का होना जरूरी है, जो जीनोम का सर्विलांस है वो होना जरूरी है, और न्यू ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी है उनको डेवलप करना जरूरी है। इसी के साथ हम यहाँ पर देखते हैं कि नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीजेज होती हैं जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, फिर इसी के साथ साथ यहाँ पर कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस जैसे कि हार्ट अटैक किसी को आ जाता है, तो इस प्रकार से कैंसर, ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस होते हैं इन सभी को दूर करने के लिए भी इंडिया लगातार प्रयास कर रहा है। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारा पब्लिक हेल्थ मॉडल है वो भी बहुत हद तक सक्सेसफुल नजर आ रहा है। ठीक है, बहुत बड़े पैमाने पर नहीं, लेकिन क्या है इन चीज़ों के ऊपर रिसर्च करने के अंदर हम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। जैसे कि इंडिया के अंदर हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव लिया गया, जिसके अंतर्गत बेसिकली क्या है हाइपरटेंशन के जो पेशेंट हैं उनका डिटेक्शन करना और फिर उनका जो एक प्रकार से इलाज है वो करना हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर
हम देख रहे हैं कि इमरजेंसी केयर जो प्रोग्राम्स है उनके ऊपर भी फोकस किया जा रहा है। ग्लोबल हेल्थ लीडरशिप के अंदर अगर इंडिया की पोजीशन अगर हम देखें तो हमें नज़र आता है कि ग्लोबल लेवल पर इंडिया का हेल्थ सेक्टर इतना ज़्यादा तो एडवांस नहीं है, लेकिन हम मेडिकल जो इनोवेशन है उसके अंदर बहुत अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं। इसी वजह से इंडिया को फार्मास्यूटिकल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर जो हम फार्मास्यूटिकल्स हैं यानी दवाइयां हैं उनका उत्पादन करते हैं। इसी के साथ इंडिया क्या करता है, वर्ल्ड हेल्थ समिट, वर्ल्ड इनोवेशन फोरम, मेडिकल इनोवेशन चैलेंजेस, इन सभी का भी पार्ट है, जो कि क्या है, दर्शा रहा है कि हमारा कमिटमेंट कि हम हेल्थ को लेकर कितने ज़्यादा चिंतित है। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कुछ की फैक्ट हैं, जैसे कि पब्लिक हेल्थ क्या होता है। नॉर्मल सी बात है कि जो पब्लिक लेवल पे जो डिजीज है उनका प्रिवेंशन करना, जो हेल्थ है उनका प्रमोशन करना, और इसी के साथ साथ जो अपना लाइफ है उसको प्रोलॉन्ग करना, यानी उसके जीवन प्रत्याशा होती है उसको आगे बढ़ा और ज़्यादा बढ़ाना, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ऑर्गेनाइज सोसाइटल एफर्ट ये बेसिकली करना, ये सारी चीज़ें पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम के अंतर्गत आती हैं। अब यहाँ पर क्या क्या कंपोनेंट हैं कि जो डिजीज़ है उनका प्रिवेंशन करना, हेल्थ का प्रमोशन करना, डिजीज़ के ऊपर सर्विलांस रखना, एनवायरमेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस करना, एपिडेमिक के ऊपर फोकस करना। इसी के साथ यहाँ पर एक नया टर्म है प्रिसीजन मेडिसिन। प्रिसीजन मेडिसिन का मतलब होता है कि कस्टमाइज ट्रीटमेंट, यानी जो आपको बीमारी है, ठीक है, उस बीमारी का एकदम सटीक इलाज करने के लिए और आपके शरीर के अनुसार कौन सी दवाई आपको सूट करेगी और कितने मात्रा में आपको वो दवाई चाहिए, जब ये आप स्टडी करके किसी को ट्रीट करते हो तो उसी को हम बोलते हैं प्रिसीजन मेडिसिन या कस्टमाइज ट्रीटमेंट, बेसिकली हेल्थ केयर सिस्टम। इसके अंदर बेसिकली जेनेटिक, एनवायरमेंटल और लाइफस्टाइल जो फैक्टर्स है वो सब भी इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आगे हम देखते हैं व्हाट इज जीनोमिक सर्विलांस। सर्विलांस का मतलब होता है निगरानी करना, और जीनोमिक्स का मतलब आपको मैंने पहले ही बताया कि जब हम क्या करते हैं, डीएनए का अंदर जो जीन्स होते हैं उनकी स्टडी करते हैं, उसी को हम जीनोमिक्स कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर बाकी काम आप यहाँ पर देख सकते हो कि इंडिया के अंदर किस प्रकार से हेल्थ का सेक्टर के अंदर अप्रोच है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखते हैं कि ये जितनी सारी हमने अभी अच्छी अच्छी बातें की, तो इन सभी बातों के बाद चैलेंजेस हमारे सामने क्या क्या हैं। जो आईसीएमआर अपने आप का इतना विस्तार कर रहा है, ऐसा तो नहीं है कि वो एकदम एब्सोल्यूट है, उसके सामने भी कुछ चैलेंज है, जैसे कि डिजिटल डिवाइड। यहाँ पर इसने बोल तो दिया कि हम क्या करेंगे, टेलीमेडिसिन करेंगे, ऑनलाइन क्या करेंगे, डॉक्टर्स को बैठाएंगे जो कि क्या है, रूरल एरिया के अंदर जो लोग हैं उनका दूर दराज के स्थान पे ही इलाज कर देंगे। तो सबको पता है कि इंडिया के अंदर डिजिटल डिवाइड पहले से ही है, और जो ज़्यादातर हमारे पास डिजिटल इक्विपमेंट नज़र आते हैं वो क्या है, शहरों में नज़र आते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, फ़ायदा भी ज़्यादा शहरी जनसंख्या को होने वाला है, ठीक है। तो डिजिटल डिवाइड भी क्या है, एक प्रमुख रूप से चुनौती है यहाँ पे आईसीएमआर के सामने। दूसरी चुनौती यहाँ पर नज़र आती है डाटा प्राइवेसी की। हम इतने बड़े पैमाने पर डाटा को कलेक्ट करने की बात कर रहे हैं, ऊपर हमने देखा था, क्या वो डाटा को हम सिक्योर रख पाएंगे। तीसरा आता है ह्यूमन रिसोर्स गैप। बेसिकली यहाँ पर क्या है कि आईसीएमआर इतनी बड़ी संस्था है और हम इसको और ज़्यादा विस्तार कर रहे हैं, ऐसे में इसके पास जो फंड है वो कहाँ से आएगा, ये इंपॉर्टेंट मुद्दा आता है। इसी के साथ साथ रिसर्च टू पब्लिक गैप, हम बड़े पैमाने पर रिसर्च तो कर सकते हैं, लेकिन उन पॉलिसी का एक्शन में लाना ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे सामने नज़र आता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि हाँ, हमें क्या करना चाहिए, एआई का और डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम है उसको और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, जिससे हम बहुत हद तक क्या है, दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंच सकते हैं। इसी के साथ साथ जो जीनोमिक सर्विलांस नेटवर्क सिस्टम है उनको भी हमें और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसके अंदर फंडिंग की। जब तक हम फंडिंग नहीं करेंगे तब तक क्या है, बड़े पैमाने पर इस प्रकार की नीतियों का विफल होना
तय है। इसकी वजह से हमें क्या है, जो इंडस्ट्री है और दूसरे लेवल पर अकेडमिया है, उन दोनों के बीच में एक क्या है, कोलैबोरेशन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब इसके लिए हमें यहाँ पर नजर आता है कि ये जो अकेडमिया है और इंडस्ट्री है, उन दोनों को एक प्रकार से एक स्थान पर लाने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है वो पहले से ही सिस्टम स्कीम्स चला रही हैं। उदाहरण के लिए बायो फार्मा शक्ति स्कीम के बारे में मैंने आपको फरवरी के महीने में बताया था। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, माइल हेल्थ डाइवर्सिटी को क्या है हमें करना चाहिए। लास्ट माइल यानी जो हमारे हाशिए पर रहने वाले समाज है उन तक भी अपना जो ये सुविधाएं हैं वो पहुंचाना चाहिए। और इसी के साथ साथ ही क्लाइमेट रेजिलिएंट हेल्थ केयर सिस्टम को अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, तभी हम क्या है इन सभी चीजों से क्या है एक प्रकार से निपटारा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न है, आप इस प्रश्न को अटेम्प्ट कीजिए। क्या कह रहा है, मेडिकल रिसर्च यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। यहाँ पे बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, तो आप मैनेज कर लीजिएगा। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, दोबारा प्रश्न पढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी ICMR के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि कितने स्टेटमेंट ठीक है। पहला क्या बोल रहा है, ICMR फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो क्या ये बात सही है या गलत। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट ओरिजिनेट एज अ इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन बिफोर इंडिपेंडेंस, तो बिफोर इंडिपेंडेंट इसकी स्थापना हो गई थी, ये आपको बताना है। इसी के साथ जीनोमिक सर्विलांस हेल्प इन ट्रैकिंग पैथोजन इवोल्यूशन एंड डिजीज आउटब्रेक, तो यहाँ पर ये बोल रहा है तीसरे स्टेटमेंट पे कि ये जो जीनोमिक सर्विलांस है, जो बहुत सारे लोगों का DNA है, उनके अंदर जीन है, अगर हम बड़े लंबे समय तक क्या है उनके ऊपर निगरानी रखें, उनका डाटा कलेक्ट करें, तो इसके माध्यम से क्या हो सकता है कि जो डिजीज आउटब्रेक होती है, महामारियां आती हैं, इसी के साथ जो पैथोजन है, डिजीज फैलाने वाले जो विषाणु हैं, उन सभी का क्या है एक प्रकार से हम डाटा कलेक्ट करके रख सकते हैं या फिर उनको ट्रैक करके रख सकते हैं। ठीक है, तो जीनोमिक सर्विलांस के सहायता से, तो ये आपको बताना है कि ये ऑप्शन ठीक है या नहीं है। इसी के साथ साथ ये आपको ऑप्शन दिया गया है, कितने ऑप्शन ठीक है। इसी के साथ साथियों हमने यहाँ पर देखा पहला आर्टिकल डिटेल में, अब बात करते हैं अपने दूसरे आर्टिकल की। तो दूसरा आर्टिकल आप यहाँ पर देख रहे हो, टर्की के अंदर 1.2 मिलियन ईयर साल पुराना क्या है, होमो इरेक्टस का हमें एक फॉसिल फ्यूल मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे शब्द मिल गए आपको। पहला क्या है कि होमो इरेक्टस और दूसरा क्या है, एंशिएंट प्रोटीन मिला है। तो ये पूरा न्यूज आप इस प्रकार से देख सकते हो। बेसिकली क्या होता है, जब भी हमें कोई एंशिएंट फॉसिल मिलता है तो हम उसका DNA स्टडी करते हैं और DNA स्टडी करके बेसिकली पता लगाते हैं कि उसका बेसिक फूड हैबिट किस तरह का था, उसके शरीर का स्ट्रक्चर किस प्रकार का था और क्या स्पेसिफिक फीचर थे। लेकिन ये जो DNA होता है ना, ये बहुत ही ज्यादा रेयरली सरवाइव कर पाता है, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें वार्म और क्लाइमेट एरिया के अंदर। यहाँ पर क्या होता है, DNA के जो फ्रेगमेंट हैं, जो हमें फॉसिल्स मिलते हैं, वो समय के साथ क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और बेसिकली क्या है, इसके माध्यम से चूंकि हम बड़े पैमाने पर पता नहीं लगा पाते हैं। और यहाँ पर जो अभी हमें स्टडी या फिर एक प्रकार से डिस्कवरी हुई है, वो हमें इवोल्यूशन को बारे में बताता है कि किस प्रकार से होमो इरेक्टस रहा करता था, निएंडरथल मैन हुआ करते थे, जिनको हम डेनिसोवन के नाम से भी जाना करते थे, और इसी के साथ आज के आधुनिक मानव यानी होमो सेपियंस, इनका इवोल्यूशन किस प्रकार से एक के बाद एक हुआ, इनके बारे में हमें डिटेल में यहाँ पर पता चलता है। तो यहाँ पर हमने देखा एक प्रकार से बैकग्राउंड नॉइज भी कम हो गया है, तो आपको और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर बात करते हैं कि अब ये जो डिस्कवरी है उसका क्या फायदा हुआ। तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर जो फॉसिल्स था उसके टीथ थे, हमें क्या है होमो इरेक्टस के टीथ से हमें ये पूरा डिस्कवरी है वो प्राप्त हुई है, जो कि 1.2 मिलियन साल पुराना है। यहाँ पर हमें एक प्रकार से जो स्टडी करने वाला आदमी है या फिर रिसर्चर है, उसको
प्रोटोमिक्स के नाम से जाना जाता है। तो ऐसा साइंटिस्ट जो कि एंशियंट प्रोटीन का अध्ययन करता हो उसी को हम बोलते हैं पैलियोप्रोटोमिक्स। इसको ध्यान में रखिएगा, ये पर्टिकुलर शब्द आपसे पूछा जा सकता है कि ये वर्ड किस संदर्भ में यूज किया गया है। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर आगे देखते हैं कि ये जो डिस्कवरी इंपॉर्टेंट क्यों है कि डीएनए है वो जल्दी से सड़ जाता है। अब जो प्रोटीन है वो क्या है, बहुत समय तक एनवायरनमेंट में रहता है, स्पेसिफिकली जो फ्रोजन एरिया है वहां पर। इस वजह से हम ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन के इवोल्यूशन के बारे में पता लगा सकते हैं। क्या पता लगा सकते हैं कि इसके माध्यम से ह्यूमन जो स्पीसी है वो कहाँ कहाँ रहती थी और कब किस स्थान पर एक्सटिंक्ट हो गई, यहाँ तक कि जो उनका माइग्रेशन पैटर्न है यानी वो कब किस स्थान पर माइग्रेट किए, इन सभी का पता हमें इसके माध्यम से पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब बात आती है कि ये जो होमो इरेक्टस है वो मानव है क्या। तो आप यहाँ पर सबसे पहले ये समझिए कि ह्यूमन इवोल्यूशन होता क्या है। ह्यूमन इवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस प्रकार से ह्यूमन इवोल्यूशन का एक सीक्वेंस आता है। वो सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले इस पृथ्वी के ऊपर गोरिल्ला टाइप में ऑस्ट्रेलोपिथेकस आए। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस से फिर क्या हुआ, जो ह्यूमन है वो क्या है अपने दोनों हाथों के ऊपर चलने लग गया, जिसको हम बेसिकली होमो हैबिलिस कहते हैं। अभी क्या है, जो मानव है वो दोनों हाथों से यानी 4 पैरों से चल रहा है। फिर उसके बाद जब ये 2 हाथों को क्या है ऊपर की ओर रखने लग गया और इसके रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई, यानी आज के जैसा हल्का सा मानव बन गया, तो इसको हम बोलते हैं नए मानव होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस के बाद मानव का और ज्यादा आगे विकास हुआ, वो क्या है निएंडरथल मैन जिसको कहते हैं, और इनको डेनिसोवन के नाम से भी जाना जाता है। और ये डेनिसोवन है, इसके ऊपर यूपीएससी प्रीलिम्स में बहुत साल पहले क्वेश्चन भी पूछा था। इसी के साथ साथ बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट में आते हैं होमो सेपियंस, यानी आज जैसे हम दिख रहे हैं ये सभी क्या है, हम सभी होमो सेपियंस हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि ह्यूमन का इस प्रकार से क्या हुआ, समय के साथ डेवलपमेंट हुआ, और इसी डेवलपमेंट का पता हमें यहाँ पर पता चलता है इसके माध्यम से, ये जो फॉसिल हमें प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर मैंने आपको बता दिया नीचे एक स्टेज के अंदर कि होमो इरेक्टस कौन सा मानव है, जब मानव सीधे खड़े होकर चलने लग गया। और कब की बात हो रही है, ये 1.9 मिलियन साल पुराने से लेकर क्या है 11 लाख साल पहले की यहाँ पर बात हो रही है। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि इसके अंतर्गत ये जो होमो इरेक्टस है, ठीक है, सबसे पहले जो मानव थे वो बेसिकली कहाँ है, होमो इरेक्टस के जो हमें प्रमाण है वो कहाँ कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो अफ्रीका के अंदर, चाइना के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर, जावा के अंदर, और यहाँ पर जॉर्जिया के अंदर और टर्की के अंदर। तो यहाँ से आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या इंडिया के अंदर या इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर होमो इरेक्टस के बेसिकली प्रूफ मिले हैं। तो अभी आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि शुरुआती तौर पर तो नहीं मिले हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये जो होमो इरेक्टस है फर्स्ट होमोनॉइड स्पीसी है जो कि सक्सेसफुली माइग्रेट करती है अफ्रीका से दूसरे इलाके में। देखो, ये जो हमारे हिस्टोरियन हैं, साइंटिस्ट हैं, वो एक प्रकार की थ्योरी बताते हैं कि जो मानव है आदि मानव के रूप में सबसे पहले इनका जो विकास है वो अफ्रीका के अंदर स्टार्ट शुरू होता है। ठीक है, इस प्रकार से, और फिर ये बाद में क्या करते हैं एशिया की तरफ, और फिर इसी के साथ यूरोप की तरफ क्या करते हैं, बढ़ते हैं, यूरोप, अमेरिका। और इसी प्रकार से ये जब बढ़ रहे हैं तो इनका टाइम पीरियड ही आप समझ सकते हो, जब ये होमो इरेक्टस बन गए, जब इनकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई, जब ये चलने लग गए, तो क्या हुआ, अफ्रीका से निकल के ये दूसरे स्थानों पर जाने लग गए। इसी प्रकार से वो चाइना के साथ साथ फिर इंडिया और इन सभी इलाकों में फैले थे। तो ध्यान रखिएगा होमो इरेक्टस की खास बात कि ये पहला आदि मानव था जिसने सबसे पहले अफ्रीका के बाहर कदम रखा, और दूसरा सीधे खड़े होकर चलना शुरू किया। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, ये ऐसा आदि मानव था जिसने स्पेसिफिक प्रकार के औजारों का निर्माण करना भी शुरू कर दिया था, जिसको हम अचूलियन टूल के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर बेसिकली क्या है, हैंड एक्स, क्लीवर्स, यह सभी चीजें शामिल होती है। और ये आमतौर पर जो स्टोन हुआ करता था उसके द्वारा बनाए जाते थे, और स्टोन किस तरह के हुआ करते थे, अचूलियन टूल्स। ठीक है, इसी के साथ ही हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि इसके द्वारा सबसे पहले फायर का भी यूज करने लग गया। संभवतः यह इससे
खाना पकाता था या फिर दूसरे जानवरों का शिकार करने के लिए किया करता था या फिर रोशनी करने के लिए। इसी के साथ साथ लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन हमें नजर आता है इसके माध्यम से। इसने अफ्रीका को क्रॉस करके एशिया और यूरोप के अन्य भागों में जाना स्टार्ट किया। इसी के साथ साथ ये हमारे जो होमो इरेक्टस थे इनके बारे में पूरी जानकारी इस प्रकार की थी। और अब जितना भी कंटेंट है वो रिपीटेड है, जैसे कि आप यहाँ पर पैलियो प्रोटोमिक्स देख सकते हो। नॉर्मल सी बात है, इसका ऐसा इंडिविजुअल या ऐसा व्यक्ति जो कि प्रोटीन का स्टडी करते हो फॉसिल्स के रिमेन से, ठीक है, या फिर आर्कियोलॉजिकल जो रिमेन्स प्राप्त होते हैं उनके अंदर प्रोटीन की स्टडी करने वाले को ये कहते हैं। आमतौर पर ये जो डीएनए जहां जहां एब्सेंट होता है उसमें ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है कि प्रोटीन का स्टडी कर लो, आपको उसके बारे में बहुत हद तक जानकारी प्राप्त होगी उस बेसिकली फॉसिल यानी उस आदिमानव या जिसका भी वो फॉसिल है। इसी के साथ साथ होमो इरेक्टस इंडिया के अंदर किस तरह हमें देखने को मिलता है, तो मैंने आपको बताया शुरुआती तौर पर तो हमें होमो इरेक्टस देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जो डेवलप्ड होमो इरेक्टस है बाद के समय में हमें अथिरम पक्कम के अंदर तमिलनाडु, यहाँ से हमें बहुत ओल्डेस्ट अचुलियन टूल मिले हैं। इससे पता चलता है कि संभवतः जो ये होमो इरेक्टस है वो इंडिया में भी रहा करते थे। इसी के साथ साथ ईसामपुर कर्नाटक के अंदर से भी हमें कुछ टूल प्राप्त हुए हैं। इसी के साथ भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स हमें प्राप्त हुए हैं जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड किया गया है, जहां से हमें पता चलता है कि संभवतः मानव यहाँ पर रहा करते होंगे और ये अर्ली जो होमिनिड हैं वही हैं जिसको हम होमो इरेक्टस के नाम से अभी जान रहे हैं। इसी के साथ आप यहाँ पर एक वर्ड देख रहे हो पैलियोलिथिक साइट, लोअर पैलियोलिथिक साइट। चलिए आपको यहाँ पर हिस्ट्री का एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं। मान लीजिए ये ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ, इस पॉइंट पे ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ, उसके बाद क्या है हिस्ट्री को हम दो तीन भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है एंशियंट, एंशियंट के बाद आता है मेडिवल और मेडिवल के बाद आता है मॉडर्न, ठीक है। अब ये जो एंशियंट इलाका है इस एंशियंट के अंदर भी कई डिवीजन नजर आते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर सबसे पहले ह्यूमन इवोल्यूशन को देखते हो। ह्यूमन इवोल्यूशन जो पीरियड होता है उसको हम बेसिकली स्टोन एज के नाम से जानते हैं, जब मानव ने स्टोन का यूज करने लग गया। अब ये जो स्टोन एज है बाकी और ज्यादा डिटेल हो जाएगा, सिर्फ आप यहाँ पर समझिए कि ये जो स्टोन एज है इसको भी कई भाग में डिवाइड किया गया है। एक है पैलियोलिथिक, ठीक है, दूसरा होता है मेसोलिथिक और तीसरा होता है नियोलिथिक। अब इन सभी के भी अपने क्या है स्पेसिफिक फीचर्स हैं। पैलियोलिथिक को भी तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है लोअर पैलियोलिथिक, यानी यहाँ पर आप एलपी देख सकते हो। इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको सेकंड देखने को मिलेगा मिडल पैलियोलिथिक, ठीक है, एमपी। और इसी के बाद आपको यहाँ पर नजर आएगा अपर पैलियोलिथिक यानी यूपी। तो यहाँ पर आपको नजर आता है कि ह्यूमन का जो टाइम फेज है उसको भी क्या है इस प्रकार से अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड हम करके रखते हैं। जो पैलियोलिथिक एज है यानी लो एक प्रकार से उसमें हमें नजर आता है कि जो टूल्स हुआ करते थे आमतौर पर साधारण हुआ करते थे। जो मेसोलिथिक है उसके अंदर हमें छोटे छोटे औजार देखने को मिलते हैं। नियोलिथिक मतलब नए टूल हैं, अब पॉलिश करके शानदार और सींग और क्या बोलते हैं हड्डियों के माध्यम से औजार बनाए जाने लग गए। और यहाँ पर जितनी भी हम बात कर रहे हैं ना अभी वो सारी बात कर रहे हैं यहाँ पर पैलियोलिथिक एज की, ठीक है, ये वाले फेज की हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। ये जो मिडल पैलियोलिथिक एज है इसी दौरान हमें होमो इरेक्टस देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा मिडल पैलियोलिथिक लोअर पैलियोलिथिक एज के दौरान हमें होमो इरेक्टस के जो प्रूफ हैं वो प्राप्त होते हैं। इसी टाइम पर अचुलियन टूल्स का ये लोग निर्माण करना भी सीख गए थे। ये हिस्ट्री का कुछ कॉन्सेप्ट था जो कि मुझे लगा बता देना जरूरी है। इसी के साथ अब हम यहाँ पर बात करते हैं इंडिया के अंदर इसी स्टडी के आधार पर क्या है एक बड़ा क्या है प्रोग्राम चल रहा है जिसको हम कहते हैं जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। अभी यूपीएससी 2026 का जो पेपर था उसके अंदर ये प्रश्न आया था कि इंडिया के अंदर जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है क्या वह इंडिया के सिर्फ और सिर्फ क्या है फॉसिल्स का यूज कर रहा है या फिर बाहर के फॉसिल्स का भी यूज कर रहा है। तो ये बेसिकली प्रश्न पूछा गया था। तो
नॉर्मल सी बात है, इंडियन जीनोम प्रोजेक्ट है तो नॉर्मल सी बात है इंडिया के ही जीनोम का स्टडी हम करने वाले हैं। और ये जो पूरी स्टडी है वो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है। इसके अंदर हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, इंडियाज पॉपुलेशन, देखो यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि इंडियाज पॉपुलेशन डेटाबेस हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं। किसका, जेनेटिक मटीरियल का। ठीक है, जो भी ह्यूमन एंशंट इंडिया से यहाँ पर हमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर पाए गए हैं, उन सभी का हम डेटाबेस बनाएंगे। ठीक है, और ये डेटाबेस क्या है, सिर्फ और सिर्फ इंडियंस का होगा, ह्यूमन जीनोम इंडिया जीनोम प्रोजेक्ट के अंतर्गत, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत। और एक और प्रोजेक्ट है जिसको बोलते हैं जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। वो बेसिकली वर्ल्ड के लेवल पे है, अमेरिका की सहायता से हम क्या हैं उसके अंदर शामिल हैं। और जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के अंदर बेसिकली सिर्फ और सिर्फ इंडिया अपने अंदर ये क्या है, इंडिया के पॉपुलेशन की स्टडी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बाकी चीज़ों को समझ ही सकते हो। ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंडिया की जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है उसका बेसिकली स्टडी करना, उनके मेडिकल प्रिसीजन जो बायो मेडिकल रिसर्च है उसमें ये बेसिकली सहायता हमारी करेंगे। इसके अंदर बेसिकली हमें क्या पता चलता है कि 4600 से भी ज़्यादा जो लोगों का समूह है वो हमें देखने को मिलता है, हंटर गैदरर और ट्राइबल कम्युनिटीज़ के रूप में। ठीक है, इसी तरह से हमें पता चला कि ह्यूमन किस तरह से इंडिया के अंदर माइग्रेट किए, किस तरह से यहाँ पर पॉपुलेशन की स्टडी रही और डिजीज़ की भी स्टडी रही। इसी के साथ मेडिकल और ड्रग डेवलपमेंट में भी ये जो पूरा स्टडी है वो सहायता कर सकता है। तो हमने यहाँ पर डिटेल में देख लिया ह्यूमन जीनोम और इंडियन जीनोम प्रोजेक्ट को भी। ये कुछ की फैक्ट हैं, आप इसको यहाँ पर देख सकते हो। लास्ट में चलते हुए आपके लिए एक प्रश्न क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि विद द रेफरेंस टू द होमो इरेक्टस ह्यूमन इवोल्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। होमो इरेक्टस के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कितने स्टेटमेंट ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है होमो इरेक्टस वाज अमोंग द अर्लीस्ट ह्यूमन स्पीसी टू माइग्रेट द अफ्रीका। अफ्रीका से निकलने वाला पहला जो स्पीसी है वो कौन सा था, बेसिकली निएंडरथल मैन था या फिर होमो इरेक्टस था। अब आपको यहाँ पर बताना ये स्टेटमेंट ठीक है या गलत है। इसी के साथ साथ इट इज एसोसिएटेड विद अचुलियन स्टोन टूल कल्चर, यानी ये जो होमो इरेक्टस है वो अचुलियन जो टूल बनाए जाते थे उस काल से संबंध रखा करता है। इसी के साथ पैलियो प्रोटोमिक्स एक प्रकार से स्टडी है एंशियंट प्रोटीन की जो कि प्रिजर्व होते हैं फॉसिल्स के अंदर या फिर जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन के दौरान प्राप्त की गई चीजें हैं उनके अंदर। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि इनमें से कितने ऑप्शन ठीक है। ए ऑप्शन केवल 1 और 2, बी ऑप्शन 1 दूसरा और तीसरा ठीक है, सी ऑप्शन पहला और तीसरा ठीक है, डी ऑप्शन पहला दूसरा तीसरा तीनों के तीनों ऑप्शन ठीक है। आपको ये जो आंसर है इसका आंसर आपको हमारा ये जो टेलीग्राम चैनल है इसके ऊपर मिल जाएगा, एनके ग्लोबल एजुकेशन। ठीक है, यहाँ पर जाके आप इसका आंसर देख सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो रशिया शेयर इंडियाज ऑयल इंपोर्ट राइज टू 38%, यानी अभी हम देख रहे हैं कि अमेरिका ने रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लगाए थे, उसकी वजह से इंडिया ने रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दिया था। और इन 11 महीनों में हम देख रहे हैं कि इंडिया और रशिया के ऑयल का जो रिलेशन है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि दोबारा से हमें 38% का राइज देखने को मिल रहा है अप्रैल 2026 के अंदर क्रूड ऑयल के परचेजिंग से संबंधित। तो यहाँ पर इसी वजह से ये न्यूज़ में बना हुआ है। और अब हम यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे कि इंडिया और रशिया का जो रिलेशन है वो किस प्रकार से हमें डिटेल लेवल पर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले इससे हमें पता चलता है कि जो रशिया है वो इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उसके स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के लिए और स्पेशली बात करें तो एनर्जी सेक्टर को बनाए रखने के लिए। इसी के साथ साथ इतने सारे जियोपॉलिटिकल टेंशन होने के बावजूद भी आज भी रशिया ही क्या है, इंडिया के ऑयल का इंपोर्ट का एक मेजर सोर्स हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। अगर इंडिया और रशिया के रिलेशन की बात करें तो हमें नजर आता है 1947 से ही इंडिया और रशिया के रिलेशन इस्टेब्लिश्ड हो गए थे। और कोल्ड वॉर के टाइम में भी जो रशिया है वह क्या है, इंडिया के साथ ही खड़ा था। उस समय रशिया को सोवियत यूनियन के नाम से जाना जाता था।
ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर हम आगे देखते हैं आज के संदर्भ में इंडिया और रशिया का जो डिफेंस कोऑपरेशन है या अलग अलग सेक्टर हैं उनके अंदर जो कोऑपरेशन है वह किस प्रकार के थे। तो हमें नजर आता है डिफेंस आज के संदर्भ में बात करें तो इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, यानी आज के समय में इंडिया का लगभग 60%, इसको आप लिख भी सकते हो कहीं पे, लगभग 60% जो हमारा एक प्रकार से डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं वो क्या है, हम रशिया से ही मंगाते हैं या रशिया की सहायता से ही हमने उसको तैयार किया है। उदाहरण के लिए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, अभी 2 दिन मैंने पहले ही आपको यह पढ़ाया था डिटेल में, अगर आप जानना है तो 2 दिन पहले की द हिंदू वाली वीडियो आप देख सकते हैं। इसी के साथ साथ ब्रह्मोस इसी हफ्ते मैंने पढ़ाया था डिटेल में, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। इसी के साथ T-90 भीष्म टैंक और सुखोई Su-30 MKI MiG-29 INS विक्रमादित्य और इसी के साथ अकुल क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन, इन सभी को क्या है हम रशिया से लेते हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि रशिया सिग्निफिकेंट शेयर इंडिया को प्रोवाइड कराता है डिफेंस एरिया के अंतर्गत। अगर हम बात करें दूसरे एरिया के अंदर, एनर्जी के अंदर, तो इंडिया का बहुत बड़े पैमाने पर जो ऑयल है वो रशिया से ही आता है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि 38% यहाँ पर राइज नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ हमें एलएनजी के अलावा न्यूक्लियर एनर्जी और आर्कटिक एनर्जी, इन सभी एरिया में क्या है हमें दोनों देशों के बीच में कोऑपरेशन देखने को मिलता है। और बड़े पैमाने पर जो रशिया है उसने इंडिया के ऑयल फील्ड के अंदर और इंडिया ने रशिया की ऑयल फील्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब आप कहोगे इंडिया ने रशिया की ऑयल फील्ड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ये कैसे हो गया? तो हाँ, बेसिकली इंडिया का इन्वेस्टमेंट है रशिया के अंदर। कहाँ पर? सखालीन 1 प्रोजेक्ट के अंतर्गत इंडिया के एक बेसिकली क्या है ऑयल का सेंटर है, जहां पर हमें देखने को मिलता है कि इंडिया उस ऑयल को एक्सप्लोर करता है और फिर उसको क्या करता है, एक प्रकार से खरीदता है और बेचता है। इसी के साथ साथ वंकोल ऑयल फील्ड देखने को मिलता है रशिया के अंदर, जो अभी इंडिया की सहायता से चल रहा है। और इसी के साथ तास यूरिक ऑयल फील्ड, ये सभी के सभी ऑयल फील्ड हैं जो कि इंडिया की सहायता से, यानी इंडिया बेसिकली वहां पर अपना इन्वेस्टमेंट करके उस पूरी की पूरी फील्ड को चला रहा है। इसी के साथ साथ अब हम बात करते हैं इंडिया और रशिया के न्यूक्लियर कोऑपरेशन के संदर्भ में। देखो, जब इंडिया आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने के बाद क्या है, पाकिस्तान और चाइना जैसे 2 प्रमुख कंट्री है उनके साथ हमारा तुरंत एकदम से युद्ध हो गया। और ऐसी सिचुएशन में इंडिया को पता चल गया कि हमें न्यूक्लियर कैपेबल होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो क्या है आसपास की कंट्री तो हमें यूं ही निपटा देंगी। तो हमने बेसिकली रशिया ने उस समय कोऑपरेशन किया, हालांकि मेजरली जो इंडिया का न्यूक्लियर डेवलपमेंट है वो इंडिया ने ही किया, ठीक है, लेकिन जो असिस्टेंट है कुछ हद तक क्या है बेसिकली क्या है वो रशिया के माध्यम से ही प्रोवाइड किया गया। इसके अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो बेसिकली तमिलनाडु के अंदर बनाया गया वो रशिया की सहायता से ही बनाया गया था। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर देखते हैं कि इंडिया लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है इंडिया का, वो भी क्या है, ये कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के रूप में ही नजर आता है। इसी के साथ साथ मल्टीलैटरल कोऑपरेशन के बिहाफ पर देखें तो ब्रिक्स के अंदर, SCO के अंदर, G20 के अंदर, इसी के साथ साथ ईस्ट एशिया समिट के अंदर, इसी के साथ साथ यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस, इन सभी के अंदर इंडिया और रशिया दोनों का ही कोऑपरेशन देखने को मिलता है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखना, 38% तो राइज हुआ है अभी के टाइम पर। अगर हम ओवरऑल शेयर की बात करें कि इंडिया लगभग कितना ओवरऑल खरीदता है, तो 34% जो इंडिया के अंदर तेल आता है, ठीक है, क्रूड ऑयल आता है, वो हम रशिया से ही खरीदते हैं आज भी। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर प्रीमियम ऑयल देखने को मिलता है रशिया की तरफ से, ठीक है। और इमरजेंसी सिचुएशन में भी रशिया ने क्या है इंडिया को ऑयल प्रोवाइड करवाया था। हालांकि कुछ समय तक हमने उससे ऑयल खरीदना बंद भी कर दिया था जब अमेरिका के द्वारा इंडिया के ऊपर बहुत सारे टैरिफ लगाए गए थे। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें नजर आता है कि रशिया इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि हम देखते हैं 85% हम जो ऑयल है वो बाहर देशों से ही मंगाते हैं। तो
मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ हम वेनेजुएला से या फिर जो अरब कंट्री है उन्हीं से ही तेल मंगाते रह गए, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये जो कंट्रीज है हमें ज़्यादा दाम पर तेल बेचने लग जाएंगी। तो इस वजह से क्या है, रशिया भी हमारे लिए उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम तेल का जो सप्लाई है उसको डाइवर्स करके रखेंगे उतना ज़्यादा सस्ता सामान हमें मिलने की संभावना है। इसी के साथ साथ जो वेनेजुएला है और इसी के साथ मिडल ईस्ट कंट्री है उसके अंदर हमें बहुत सारे डिस्टरबेंस अभी नज़र आ रहे हैं। वेनेजुएला के अंदर तो हालांकि ठीक हो गया, इसकी वजह से भी रशिया ज़रूरी है और इसी के साथ एनर्जी सप्लाई करना ज़रूरी है, और यहाँ पर आप बाकी चीज़ों को देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिया के संदर्भ में कुछ स्पेसिफिक बातें की गई हैं। जैसे कि यहाँ पर पहली बात की जा रही है कि इंडिया का ज़्यादातर जो ऑयल है वो क्या है, मिडल ईस्ट कंट्री से आता है, उदाहरण के लिए ईरान से और ओमान से, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से आता है। अब यहाँ पर क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर्शियन गल्फ को और जो अरेबियन सी है दोनों को आपस में कनेक्ट करता है, और इसी एरिया से दुनिया का 1/5 जो ऑयल का ट्रेड है वो हमें देखने को मिलता है, और इंडिया का हमने कितना देखा, 85% निर्भर है इन्हीं के ऊपर। तो इसी तरह से हमें देखने को मिलता है कि इस वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और ऐसी सिचुएशन के लिए जब हमने देखा कि ईरान और अमेरिका के वॉर की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर क्या किया, ब्लॉकेज लगा लिया गया, तो क्या है, इंडिया के अंदर जो ऑयल की सप्लाई है वो क्या है, कम हो गई। और इस सिचुएशन से बचने के लिए हमने पेट्रोलियम जो रिजर्व है वो भी बना रखे हैं। उदाहरण के लिए विशाखापट्टनम के अंदर, मंगलुरु के अंदर, पादुर के अंदर ये हमने स्टेशंस बना रखे हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, चंडीखोल और इसके अलावा एक और पावर स्टैटिक पेट्रोलियम रिजर्व देखने को मिलता है पादुर फेज 2 के अंदर, जो कि हमें यहाँ पर कर्नाटक के अंदर ही देखने को मिलता है। अब ये जो बेसिकली हम इतने बेसिकली देख रहे हैं, ये कि हम स्टैटिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाकर रख रहे हैं, ये हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसके लिए जरूरी है। जब भी कभी लड़ाई हो तो सप्लाई चेन बाधित ना हो, इस वजह से जरूरी है। ठीक है, इसी के साथ साथ ऑयल डिपेंडेंस हमें क्या है, कम करने के लिए गवर्नमेंट ने और भी स्कीम चला रखे हैं, जैसे एथनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जो स्कीम्स हैं। इसी के साथ साथ ये सारी चीज़ें हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से देख रही है, ताकि हम क्या है, ऑयल का जो इंपोर्ट है वो कम से कम करें बाहर देशों से। हालांकि फिर भी हमारे पास चैलेंज है, जियोपॉलिटिकल रिस्क है, इकोनॉमिक रिस्क है, और इसी के साथ वे फॉरवर्ड के रूप में हम अपनी जितनी भी समस्याएं हैं उसको दूर कर लें, तो हम क्या है, अपने देश के अंदर एक प्रकार से न्यूक्लियर से संबंधित, ऑयल से संबंधित जो विभिन्न चीज़ें हैं उसको क्या है, कम कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात की जा रही है इंडिया और रशिया के जो रिलेशन है उनसे संबंधित स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट, कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट हैज़ बिन डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ रशिया। रशिया की हेल्प से क्या है, ये पावर प्लांट बनाया गया। स्टेटमेंट सही है या गलत आपको बताना है। इसी के साथ रशिया इज वन ऑफ द इंडियाज मेजर पार्टनर, ठीक है, इन डिफेंस कोऑपरेशन। डिफेंस कोऑपरेशन के अंदर जो रशिया है वो मेजर पार्टनर है। सही है या गलत आपको बताना है। फिर इसी के साथ सखलीन 1 एंड वैंकोर ऑयल फील्ड आर एसोसिएटेड विद इंडियाज एनर्जी इन्वेस्टमेंट इन रशिया, यानी रशिया के अंदर इंडिया का इन्वेस्टमेंट है ये। ठीक है, क्या ये पॉइंट सही है गलत आपको यहाँ पर बताना है इन सभी ऑप्शन के बिहाफ पर। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, और ये अपना आखिरी आर्टिकल होने वाला है। यहाँ पर आप देखोगे ये भी क्या है, इंडिया आज के समय में जो ऑयल क्राइसिस है, एनर्जी क्राइसिस है, वो फेस कर रहा है। इसी वजह से इंडिया को कोशिश कर रहा है कि जहाँ जहाँ से हमें तेल मिल सके हम उसको खरीद लें। उदाहरण के लिए मिडल ईस्ट का जो रीजन है वहाँ पे तो हमने देख ही लिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बार बार ब्लॉक होता है फिर ओपन होता है, उसकी वजह से इंडिया के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसी वजह से इंडिया ने अभी रशिया के साथ ऑयल खरीदना इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, यही रीजन है कि आज के समय जो इंडिया है अब वो वेनेजुएला के पास भी गया है। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हो कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और जो वेनेजुएला के अंदर अभी जो हेड है, हेड ऑफ द स्टेट, उनसे क्या है बात करते हैं। और ये जो बात है आप देखोगे विभिन्न सेक्टर के अंदर दोनों के बीच में क्या है,
एक प्रकार से समझौता देखने को मिलता है। कैसे समझौता? एनर्जी के अंदर, क्रिटिकल मिनरल को लेकर और उसकी माइनिंग को लेकर, टेक्नोलॉजी शेयरिंग को लेकर, फार्मास्यूटिकल और ट्रेड के अंदर, और एनर्जी सिक्योरिटी एमर्जिंग एज अ कंट्रोल थीम ऑफ द विजिट। यानी 5 दिन की जो विजिट पे हमारे पीएम गए हुए हैं, उनकी बात करने का जो प्रमुख रूप से मुद्दा है वो हमें यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने यहाँ पर देख ली। इसी के साथ हम यहाँ पर बात करते हैं इंडिया और वेनेजुएला के जो रिलेशन है उसके कुछ की फैक्ट की। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, वेनेजुएला के अंदर अभी क्या है, मादुरो, इससे इनके पहले क्या है, मादुरो का शासन चला करता था। अब मादुरो को क्या किया, जो अमेरिका है उन्होंने अपने देश में एक प्रकार से कैप्चर कर लिया है। ठीक है, उनके ही देश से निकाल करके। अब ऐसी सिचुएशन में जो वेनेजुएला है उसके अंदर जो अमेरिका की समर्थित सरकार है वो हमें देखने को मिल रही है, और वेनेजुएला के ऊपर जितने भी ऑयल के फील्ड हैं वो आज के समय में अमेरिका के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। तो आप यहाँ पर सीधा सा मतलब समझ सकते हो, अभी इंडिया वेनेजुएला के पास गया है, इसका सीधा मतलब यह है कि इंडिया अभी किसके पास, अमेरिका के पास गया है। और अमेरिका बेसिकली मना करता है कि हम दूसरी दुनिया से तेल ना खरीद के क्या करें, अमेरिका से खरीदें, और अमेरिका से खरीदने का मतलब है वेनेजुएला से खरीदें। ठीक है, तो ये सिचुएशन, इस प्रकार के बैकग्राउंड को भी आपको ध्यान में रखना है। इससे पहले क्या हुआ करता था, 1959 में इंडिया और वेनेजुएला के स्पेसिफिक पार्टनरशिप स्टार्ट होती है, और यहाँ पर हमें प्रमुख रूप से देखने को मिलता है कि लेटिन अमेरिका के अंदर और कैरिबियन आइलैंड के अंदर जो देश हैं उनमें सबसे अच्छा जो रिलेशन है वो वेनेजुएला के साथ ही देखने को मिला। इसी के साथ यूनाइटेड नेशंस के अंदर, G77 के अंदर, नाम के अंदर, यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जब जवाहरलाल नेहरू के द्वारा चलाया जा रहा था, तो इन सभी के अंदर क्या है, इंडिया और वेनेजुएला मिलकर साथ काम कर रहे थे। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि आज के समय वेनेजुएला इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इंडिया के लिए। तो नॉर्मल सी बात है, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। इसी के साथ साथ क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेनेजुएला ऐसी कंट्री है जहां पर हमें दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व देखने को मिलता है, क्रूड ऑयल रिजर्व देखने को मिलता है। ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रूवन क्रूड ऑयल रिजर्व हमें देखने को मिलता है। इसी वजह से जो वेनेजुएला है वो इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात क्या है कि इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट क्या है, ऑयल इंपोर्टर कंट्री है, यानी कंज्यूमर कंट्री है। और इसी वजह से इंडिया अपना जो ऑयल का इंपोर्ट है उसको डाइवर्सिफाई करना चाहता है। इसी वजह से आज के समय हम वेनेजुएला से एक प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इस विजिट का बेसिक आउटकम यही नजर आएगा कि लॉन्ग टर्म जो हमारी एनर्जी पार्टनरशिप है वो बूस्ट होगी। इसी के साथ साथ यहाँ पर अपस्ट्रीम एनर्जी कोऑपरेशन के ऊपर और डाउन स्ट्रीम एनर्जी कोऑपरेशन के ऊपर हम यहाँ पर बेसिकली बातचीत करने वाले हैं। इसी के साथ साथ इंडिया और वेनेजुएला का आज का रिलेशन परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। कैसे, दोनों को एक दूसरे की यहाँ पर जरूरत है। अभी हमने बात किया इंडिया और वेनेजुएला का ऑयल के संदर्भ में रिलेशन। अब हम यहाँ पर बात करते हैं इंडिया और वेनेजुएला के मिनरल कोऑपरेशन से संबंधित। ये बेसिकली बोथ साइडेड कोऑपरेशन नजर आ रहा है हमें। एक तो है क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर, इसके माइनिंग सेक्टर को लेकर और रिसोर्स के डेवलपमेंट से संबंधित। इसी के साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी भी है, क्योंकि जो क्रिटिकल मिनरल्स है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर, सेमीकंडक्टर के अंदर, जो भी लिथियम आयन बैटरीज होती हैं, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी होती है, जैसे सोलर पैनल्स हो गया, उन सभी का निर्माण क्या है, क्रिटिकल मिनरल्स के माध्यम से ही किया जाता है। तो इस वजह से इंडिया को ये चाहिए, और वेनेजुएला के अंदर ये भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। इसी के साथ साथ यहाँ पर और क्या क्या कोऑपरेशन के एरिया नजर आ रहे हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल। मैंने आपको बताया इंडिया इज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के लेवल पे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा दवाइयों का उत्पादन होता है। हेल्थ के अंदर, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आज इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है। टेक्नोलॉजी के अंदर, ट्रेड इन्वेस्टमेंट के अंदर और ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक के अंदर, इन सभी के अंदर बेसिकली क्या है, इंडिया अच्छा काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी के साथ वेनेजुएला वर्ल्ड का ऑयल बास्केट है, इस वजह से इसके साथ रिलेशन अभी बनाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यह आज के समय पर क्या है कि 4 करोड़
4,27,000 बैरल पर डे क्या है हम वेनेजुएला से ऑयल जो है वो मंगा रहे हैं। ठीक है, तो ये सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है। पहला लेवल पे कौन है? रशिया है। दूसरे लेवल पे कौन है? ये वेनेजुएला है। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ एनर्जी सिक्योरिटी बाकी सब रिपीटेड पॉइंट है, आप इसको यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, और ये जो ऊपर के पॉइंट है वो हमने पहले ही यहाँ पर बात कर लिया है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज और बाकी सभी चीजों के बारे में। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको यहाँ पर देखिएगा। वेनेजुएला के संदर्भ में स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है वेनेजुएला पोजेस वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रूवन क्रूड ऑयल रिजर्व। ये स्टेटमेंट सही है नहीं, आपको बताना है। वेनेजुएला इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द ओपेक, तो ये आपको बताना है ठीक है या नहीं। हालांकि अभी यहाँ पर मैंने आपको बताया नहीं तो इसका आंसर बोल देता हूँ। हाँ, ये क्या है? ओपेक का फाउंडिंग मेंबर है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसी के साथ यहाँ पर थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि इंडिया रिज्यूम्ड import of Venezuela crude oil in 2026 as a part of its strategy to diverse energy source। आज इंडिया अपने जो एनर्जी सोर्स है उसको डाइवर्स करने के लिए 2026 में वेनेजुएला से तेल खरीदना हमने 2026 में फिर से शुरू किया है। ये बात सही है या गलत है? आपको इन सभी का जो उत्तर है वो अपना जो टेलीग्राम आईडी है, चैनल है, वहां पर आपको मिल जाएगा, जिसका नाम है एनके ग्लोबल एजुकेशन। यहाँ पर आप सर्च करके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ सोर्सेज में मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पर करंट अफेयर का अपना वन स्टॉप सॉल्यूशन चलता है जो कि है सिर्फ और सिर्फ 499 में। एक बार आप इस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो पहले के जितने भी आर्टिकल है वो आपको मिल जाएंगे। इन फ्यूचर आपको जितने भी आर्टिकल इसके अंदर अपलोड किए जाएंगे वो आपको प्राप्त होते रहेंगे। और ये बेसिकली क्या है, अनलिमिटेड टाइम के लिए आपको ये ग्रुप देखने को मिलेगा, जब तक आप चाहें इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। इसके अंदर आपको डेली बेस पर करंट अफेयर, वीकली बेस पर करंट अफेयर और मंथली बेस पर करंट अफेयर मैगजीन पीडीएफ, इसी के साथ साथ पूरे साल भर का करंट अफेयर बुकलेट पीडीएफ आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। अब इसी के साथ ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ पर ये जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर जो मैगजीन है उसको देखना चाहें तो इस प्रकार से अपनी जो मैगजीन है वह रहने वाली है। इसी के साथ साथ ये अपना जो इंडियन पॉलिटी का मैगजीन है पूरे साल भर का क्या बोलते हैं कंपाइलेशन आपको इस प्रकार से नजर आएगा, जो कि अभी 2026 को टारगेट करके बनाई गई है। इन फ्यूचर इसको क्या है 2027-28 को भी इसी प्रकार से ही मैगजीन आपको देखने को मिलेगी। M2M के अंतर्गत यानी मार्च टू मार्च पूरे साल भर का करंट अफेयर आपको एक ही स्थान में, एक सब्जेक्ट का आपको एक ही स्थान पर मिलेगा। उदाहरण के लिए इंटरनेशनल रिलेशन की किताब है, ये हिस्ट्री की किताब है, ये आर्ट एंड कल्चर की पूरी किताब है, बुकलेट है, ये इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इस तरह से ये सारी किताबों का आप यहाँ पर एक्सेस ले सकते हैं इस ग्रुप के अंदर ज्वाइन करके। ठीक है, और ये ग्रुप आप यहाँ पर दोबारा देख लीजिए, आपको इस प्रकार से नजर आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपना ग्रुप नजर आता है 499 में सिर्फ और सिर्फ। और यहाँ पर अनलिमिटेड टाइम के लिए ग्रुप से ज्वाइन करने के लिए आप सिंपल सा ये जो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है इसके ऊपर आप मैसेज कर दीजिएगा कि आई वांट टू ज्वाइन द ग्रुप, और आगे का जो पूरा प्रोसेस है वो आपको वहीं पर बता दिया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको यह जो वीडियो है वो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली बेस पर इसी प्रकार से जो न्यूज़ एनालिसिस है वो देखने के लिए। इसी के साथ साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।